नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। तमिलनाडु में मदुरई ट्रेन के कोच में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री धामी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट किया है और मदुरई ट्रेन हादसे पर उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए ये ट्वीट किया। वहीं उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये असीम कष्ट सहने की क्षमता दें। तो बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी उन्होंने की। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में ट्रेन हादसे के चलते उस हादसे पर ये दुख उन्होंने व्यक्त किया है और शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया। वहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए 33,000 ग्रामीण आवास आवंटित किए गए हैं और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अगस्त की मांग के बाद यह फैसला लिया गया है और मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया है और कहा कि यह डबल इंजन सरकार का प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड को कुल 73,000 आवासों में से 46,000 आवास आवंटित हुए थे, जिसमें 35,000 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और अन्य पर काम चल रहा है। जब दिल्ली आता हूँ मेरी कोशिश रहती है कि केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर अपने प्रदेश के लिए कुछ न कुछ मांगूं। पर अभी गिरिराज जी अस्वस्थ थे, मैं 2 बार उनको देखने गया। उसके बाद उनके घर पर गया, आवास पर गया उस दिन और मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे प्रदेश के अंदर 73,000 की जो हमारी डिमांड थी उसके सापेक्ष अभी 26,000 घर में और मिलने हैं, आप हमें दीजिएगा। उन्होंने उस समय मुझसे प्रॉमिस किया क्योंकि 50,000 ही आवास बाकी बचे थे पूरे देश के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 15,000 की तो मैं गारंटी देता हूं और बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और आवास हम दें। और आज सुबह ही उनका फोन आया कि 33,000 आवास उन्होंने उत्तराखंड को दिए हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का क्योंकि आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर प्रदेश महामंत्री ने हरिद्वार का दौरा किया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया है। और आपको बताना चाहेंगे कि जेपी नड्डा हरिद्वार में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और इतना ही नहीं बल्कि कल होने वाली मन की बात को संतों और वार्ड के लोगों के साथ भी सुनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। आदरणीय जेपी नड्डा जी का 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम 27 अगस्त को निश्चित हुआ है और 1 दिन के कार्यक्रम में नड्डा जी सबसे पहले तो मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है उसके तहत अमृत वाटिका की स्थापना के लिए वृक्षारोपण करके कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। उसके पश्चात ठीक 11 बजे से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सुनेंगे और हरिद्वार विधानसभा के बूथ संख्या 174 के कार्यकर्ता यहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके ठीक पश्चात वो शांति कुंज में एक कार्यक्रम में जाएंगे। शांति कुंज में एक बड़ा कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया गया है और करीब 2:30 बजे शांति कुंज से नड्डा जी चल करके होटल ताज में पहुंचेंगे और होटल ताज में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की कोर कमेटी है उसके सदस्यों के साथ में वो व्यक्तिगत बातचीत करेंगे और करीब 5:30 बजे फिर यहाँ से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। और कौन कौन लोग आ रहे हैं उनके साथ में? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में रहेंगे। प्रदेश के प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय बहन रेखा वर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी और प्रदेश के लगभग सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उस कार्यक्रम में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसे मांगने का मामला प्रकाश में आया है और दरअसल इस बात की जानकारी खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगने का काम किया जा रहा है।
चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रुद्रपुर के महेंद्र पाल सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसरो के वैज्ञानिकों की टीम का वो एक अहम हिस्सा रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि पर आज शहर के लोगों को काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और उनके घर पहुंचकर लोगों ने उनकी बहन और बड़े भाई को मिठाई खिलाई और साथ ही परिवार को बधाई भी दी। बीजेपी नेता भारत भूषण चुग ने भी उनके घर पहुंचकर उनकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि देश के लिए महेंद्र पाल सिंह को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। महेंद्र पाल सिंह ने न सिर्फ रुद्रपुर बल्कि पूरे उत्तराखंड का और देश का नाम रोशन किया है। रुद्रपुर शहर के लिए, हमारे परिवार के लिए और इस पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे दोस्त के चाचा ही हैं, मामा जी हैं हमारे सरजू भाई के, ये बबलू भाई के चाचा ही है। इन्होंने पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड का, हमारे रुद्रपुर का नाम रोशन किया है और मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई देना चाहूंगा कि ऐसा शख्स वो हमारे रुद्रपुर का था। और मैं सही आपको बताना चाहूंगा कि परसों हमें जानकारी भी नहीं थी इस विषय की कि हमारे मामा जी भी इस अभियान का मुख्य हिस्सा है और इसके नहीं, इससे पहले जो चंद्रयान जो हमारा सफल नहीं पाया उसके भी हिस्सा थे और उससे पहले मंगलयान के भी ये प्रमुख उसमें प्रोजेक्ट हेड थे और अभी गुयाना में भी कई काम करके आए और जो मौसम विभाग पे अनुसंधान सारा होता है पूरे देश भर में, उसमें भी एक प्रोजेक्ट हेड के रूप में महेंद्र पाल सिंह जी काम करते हैं। और मेरे को तो सौभाग्य भी है कि कुछ वर्ष पर जब मैं बेंगलोर गया तो इनसे मुलाकात करने का भी अवसर मिला था, लेकिन मुझे तब इतनी जानकारी थी कि इतनी बड़ी शख्सियत है वो जो आज हमारे पूरे उत्तराखंड का, रुद्रपुर का और इस प्रदेश का नाम रोशन करे और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम रोशन हो रहा है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय हमारे लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त बड़ा अपडेट आपको बता दें, लोकायुक्त की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश जारी किया है तो जल्द से जल्द लोकायुक्त की नियुक्ति हो। हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने का इसके लिए समय दिया है और कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति नहीं होने तक वेतन पर भी रोक रहेगी और लोकायुक्त की नियुक्ति पर हाईकोर्ट काफी ज्यादा सख्त होता हुआ हाईकोर्ट ने सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द लोकायुक्त की नियुक्ति हो और हाईकोर्ट ने सरकार को इसके लिए 3 महीने का समय दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। चक्राता में पेड़ों का अवैध कटान का मामला प्रकाश में आया है और कर्मचारियों में इसको लेकर खलबली मचती हुई तो रेंजर सहित 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और डीएफओ की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। तो चक्राता में पेड़ों के अवैध कटान का मामला प्रकाश में आता हुआ जहां कर्मचारियों में खलबली मची हुई है इसके बाद और रेंजर सहित 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद एक हड़कंप की स्थिति देखने को मिली वहां पर और डीएफओ की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होती हुई नजर आई। तो चक्राता में पेड़ों के अवैध कटान का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और उसके बाद जब 6 लोगों को सस्पेंड किया गया तो कर्मचारियों में खलबली मच गई और रेंजर सहित 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है पूरे मामले में और डीएफओ की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई ये की गई है। तो चक्राता का ये पूरा मामला जहां पेड़ों के अवैध कटान का मामला प्रकाश में आया था और उसके बाद 6 लोगों को रेंजर सहित सस्पेंड कर दिया गया है और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। वहीं इस बीच अग्निवीर भर्ती रैली कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। एक और बड़ी जानकारी कोटद्वार से सामने आती हुई जहां अग्निवीर भर्ती रैली कार्यक्रम में बदलाव हुआ है और 1 से 10 सितंबर तक होने वाली रैली निरस्त कर दी गई है। तो भारी बारिश के कारण इस रैली को निरस्त करने का फैसला लिया गया है और अब 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये भर्ती होगी। तो अग्निवीर भर्ती रैली कार्यक्रम में ये बड़ा बदलाव हुआ है। 1 से 10 सितंबर तक होने वाली रैली को निरस्त कर दिया गया और भारी बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है और अब 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया आयोजित होती हुई नजर आएगी। तो कोटद्वार से इस वक्त ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 1 से 10 सितंबर तक होने वाली ये रैली निरस्त हो गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें इस वक्त की एक और अहम जानकारी। उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आज सुबह 10:37 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन के 10 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र था
और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को 2.8 आंका गया है। तो उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आज सुबह 10:37 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और जमीन के अंदर 10 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र था और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही 2.8। तो उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटकों से एक बार फिर से धरती हिल गई और आज सुबह 10:37 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जमीन के अंदर 10 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र रहा, वहीं रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही 2.8। वहीं उत्तराखंड में अगले 2 सप्ताह लोगों को आफत की बारिश से राहत मिल सकती है और मौसम विभाग ने मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आने वाले करीबन 8 से 10 दिन मौसम सामान्य रहेगा और अच्छी धूप खिलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार भी बने हुए हैं। वहीं चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए मौसम अच्छा रहने की उम्मीद जताई गई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, 8 से 10 दिन जो है तो आइसोलेटेड से स्कैटर्ड तक की एक्टिविटी जो है 1-2 दिन अभी मिलेंगी कुछ जगहों तक में, हल्की मध्यम तक की, खासकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या फिर कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसके बाद 2-3 दिन बाद और भी जो है इसमें कमी आ जाएगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रह जाएगी और धूप जो है निकलेगी कल से आगे आप देखेंगे। तो 8 से 10 दिन अब कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो एक्टिविटी होंगी वो छुटपुटी हैं, कहीं कहीं पर है और लाइट मॉडरेट तक की है। तो अभी जो लोग आवागमन करना चाहते हैं या चारधाम लोकेशंस को जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। अब कोई मौसम की कोई वार्निंग जो है अभी 8 से 10 दिन के लिए कल से अगर बात करें तो कुछ नहीं है। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। वही हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यशराज, अब उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है और कुछ दिनों तक, लगभग 8 से 10 दिनों तक मौसम सामान्य वहां पर बना रहेगा, तो क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि काफी लंबे समय के बाद उत्तराखंड में एक बार राहत की सांस लोगों ने ली है। यहाँ पर उत्तराखंड के मौसम की यदि बात की जाए तो जब से मानसून शुरू हुआ था तभी से लेकर लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही थी। वहीं लोग इस बारिश के कारण परेशान हो गए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पहाड़ के दरकने की संभावनाएं होती है और पहाड़ दरकते हुए हैं। वहीं यदि बात की जाए कि भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के अनेक जगह में अनेक पहाड़ी क्षेत्रों की पहाड़ें दरक गई और मलबा सड़क पर आ गया। वहीं इस मलबे के कारण कई लोग दब भी गए, कई गाड़ियां भी दब गई और दूसरी सबसे बड़ी बात की आवागमन में लोगों को काफी परेशानी होती थी, क्योंकि जब पहाड़ टूट करके सड़क पर गिर जाता था तो लोगों की आवाजाही में काफी परेशानी होती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के प्रशासन की विधि व्यवस्था काफी अच्छी रही और वो लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जेसीबी को तैनात किए थे और जेसीबी को तैनात करने के साथ ही साथ जैसे पहाड़ गिरता था तुरंत ही जेसीबी के द्वारा उस पहाड़ के पत्थर जो गिरे हुए रहते थे, टूटे अंश रहते थे, उसको हटाने का काम किया जाता था। इस तरीके से सड़क को तुरंत चालू भी कर दिया जाता था। लेकिन कई ऐसे सुदूर दुर्गम ऐसे क्षेत्र हैं उत्तराखंड में, पहाड़ी ऐसे सुदूर दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर जेसीबी की पहुंच ज्यादा नहीं हो सकती है, तो महज 2-4-5 जेसीबी रखी गई थी। लेकिन यदि बात की जाए कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन तक उत्तराखंड में मौसम स्थिर रहेगा। उत्तराखंड में कोई रेन एक्टिविटीज नहीं होगी, उत्तराखंड का मौसम स्थिर रहेगा। कोई भी व्यक्ति यदि पहाड़ पर भी या मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति जाना आना इधर उधर करना चाहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि यात्राएं भी चल रही है तो यात्रा में भी जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं पहाड़ों पर भी यदि बात की जाए तो पहाड़ों पर भी सड़क को खोल दिया गया है, लगभग सड़क को खोल दिया गया है, कुछ सड़कें बाकी है जिसको खोलने का काम अभी चल रहा है। तो ये अपने आप में एक राहत की खबर है उत्तराखंड से आ रही है। कि सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में मौसम जो है अभी मॉडरेट रहेगा। कोई भी चेतावनी मौसम निदेशक विक्रम सिंह के द्वारा नहीं दी गई। हल्की फुल्की छुटपुट बारिश जो है वो मैदानी क्षेत्रों में, कुछ कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकती है। नैनीताल, अल्मोड़ा में भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी मध्यम बारिश की बात कही गई है। तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश से आम जनजीवन परेशान हो गया था, लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे। वहीं सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमरा गई थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर मेडिकल जो है स्वास्थ्य सही है,
लेकिन डॉक्टरों की तैनाती भी अधिक संख्या में की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न कुछ घटनाएं देखने को मिल रही थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी चारधाम यात्रा भी चल रहा है। चारधाम यात्रा के सुचारू के रूप से अब चलने की खबरें आ रही है। लगातार चारधाम यात्रा चलेगा और लोग राहत के साथ से चारधाम यात्रा के दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए यशराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुना करने के प्रयासों में जुटी सरकार आने वाले दिनों में चकबंदी की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है और प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसके लिए 2 गांव चयनित किए जाएंगे। उधम सिंह नगर जिले के कुरैया और जगन्नाथपुर गांव इस खांचे पर फिट बैठ सकते हैं और इन गांव में चकबंदी के दृष्टिगत भूमि के अभिलेखीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में इनके चकबंदी के लिए चयनित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। देहरादून में केबल और इंटरनेट सेवा देने वाले ऑपरेटरों की बैठक बुलाई गई और ये बैठक नगर निगम ने बुलाई थी। निगम ने ऑपरेटरों को झूलते केबल तार ठीक करने की सलाह दी और साथ ही ये चेतावनी भी दी कि यदि जल्द से जल्द ऐसा नहीं किया गया तो निगम की टीम खुद केबल कनेक्शन काट कर हटा देगी। वही बता दें कि केबल के जाल से जहां बिजली की लाइन पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है वहां पर तमाम परेशानियां बनी हुई हैं। देखिए, जैसे आप देख ही रहे हैं, शहर में विभिन्न स्ट्रीट लाइट पोल्स हैं या यूपीसीएल के हाइडल के पोल्स हैं, उस पर काफ़ी बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में जो है प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स ने, आईएसपी ने, टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने तार डाल रखे हैं जो कि बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से डाल रखे हैं। तो उन्हीं के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन करके उनको निर्देशित किया है कि इन सभी तारों को सुव्यवस्थित तरीके से कर लें और एक शहर का जो एस्थेटिक लुक है वो बना रहना चाहिए। और कई सारे इसमें डिफंक्ट वायर्स भी हैं जो उनके द्वारा नहीं हटाए गए हैं, तो ये सबको हटा लें, क्योंकि अदरवाइज़ जिस स्थिति में पड़े हुए हैं वो एक्सीडेंटल प्रोन भी बनते हैं और अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो इसके उनको निर्देश दिए गए और उनको क्लियर किया गया, स्पष्ट किया गया कि यदि वो इसको कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं करते हैं, आपसी समन्वय के साथ, तो हम लोग पिनलाइज करना शुरू करेंगे और हम लोग अपने स्तर से फिर इसको हटाने का भी एक कार्रवाई करेंगे। देहरादून में कोविड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 48 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और 48 दिनों के अनशन के बावजूद जब इनकी आवाज शासन के कानों तक नहीं पहुंची तो अनशनकारियों ने भूख हड़ताल पर बैठना शुरू कर दिया। बता दें कि भूख हड़ताल पर बैठे 2 कर्मचारियों की जब मेडिकल जांच कराई गई तो दोनों युवक कीटोन पॉजिटिव पाए गए, जिस पर प्रशासन ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी इन बेरोजगार कर्मचारियों से मुलाकात करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा रोजगार के सिर्फ झूठे आंकड़े पेश करती है। लक्सर विकास खंड में ग्रामीण क्षेत्र की महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना का असर अब समाज में साफ तौर पर दिखने लगा है और महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बन रही हैं। लक्सर खंड विकास में महिलाएं मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत स्टॉल लगाकर स्वयं सहायता समूह की ओर से घरों की सजावट सहित राखी, मसाले, घी इत्यादि चीजें बनाकर आर्थिक लाभ कमा रही हैं और इस योजना के अंतर्गत तैयार किए जा रहे स्वयं सहायता समूह इस अभियान की रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आए हैं। विकासखंड से लगभग 10 महिलाओं ने स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें से लगभग हमारे 5 समूह तो विकासखंड में स्टॉल लगाए हुए हैं और 5 समूहों ने हमारे क्षेत्र में जहां पर लोगों का आवागमन ज़्यादा है और जहां पर ये राखी की और इनकी डिमांड ज़्यादा है, वहां पर 5 समूहों ने स्टॉल लगाए हुए हैं हमारे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के अपने दावे कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल डेंगू को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं गया है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अगर डेंगू पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सरकार के कंट्रोल से बाहर है, डे बाय डे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, पहले से कहीं सरकार ने व्यवस्था नहीं की, न सरकार ने कहीं अस्पतालों में अलग से डेंगू के वार्ड बनाए, न डेंगू की कोई दवाई अस्पतालों में मिली। पर्वतीय क्षेत्रों में भी, मैदानी क्षेत्रों में भी हो रहा है। देहरादून की हालत आप देख लें,
राजधानी का अस्पताल है, दून अस्पताल की क्या हालत है आपके सामने है। उधर हल्द्वानी विधायक समृद्धि देश ने सरकार पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कई बार विधानसभा में हल्द्वानी आईएसबीटी की बात कही है, लेकिन अभी तक हल्द्वानी आईएसबीटी नहीं बन पाया है। मामले को लेकर पहले भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जा चुका है। वहीं समृद्धि देश पहले भी कह चुके हैं कि घोषणा से काम नहीं चलेगा। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि भाजपा सरकार में जब अपने विधायकों की नहीं सुनी जा रही तो फिर विपक्ष के विधायकों की बात सुनी जाएगी, ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिस पर सीएम धामी का स्पष्ट कहना है कि हल्द्वानी में आईएसबीटी बनाना मेरी प्राथमिकता है। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।